शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 624 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथिक ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज की इस बैठक बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक कुमार सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर अभिषेक कुमार सर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ आयुष मेडिकल एसोसिएशन, इट प्रेजेंट रनिंग साई होम्योपैथी। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी डिसऑर्डर विथ होम्योपैथी। आज के हमारे मुख्य अतिथि से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद निशान जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मृदुल कुमार सानी सर का, जिन्होंने मुझे IAPH के माध्यम से अपने विचारों को आप सबों के समक्ष प्रकट करने का मौका प्रदान किया है। इसके साथ ही साथ मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया ताकि मैं अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष साझा कर सकूं। आज का मेरा विषय है चर्म रोग और उसके होम्योपैथिक उपचार। क्या आप लोग को स्लाइड विजुअल है? जी सर, विजुअल है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी साइंटिफिक इतना विकसित होने के बाद भी, मॉडर्न साइंस इतना विकसित होने के बाद भी जो चर्म रोग का है, सही इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जब भी चर्म रोग की बात आती है, जैसे कि इचिंग, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, इस तरह की समस्या की जब भी बात आती है, तो लोगों को स्टेरॉइड और अदर ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके कारण से बीमारी कुछ दिनों तक तो दबी रहती है। लेकिन जैसे ही मरीज उस तरह का दवा का सेवन छोड़ते हैं, मरीज की समस्या उससे भी अधिक बढ़ जाती है। तो यह दर्शाता है कि होम्योपैथी ही उसके बाद एक विकल्प बच जाता है, जिसमें कि वह अच्छे से अपने स्किन डिजीज को ट्रीटमेंट कर सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चर्म रोग पे हमारा यह वेबिनार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी डिजीज को क्लासिफाई करने से पहले उसके ICD क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। हर डिजीज का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कोडिंग दिया हुआ है डिजीज के नेम के बेसिस पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्किन डिजीज को ICD-10 के अकॉर्डिंग एंड ICD-11 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ICD-10 में स्किन डिजीज को L00 से लेकर L08 तक रखा गया है, और वहीं पे ICD-11 में ME6O से लेकर ME6Y तक जो नंबर है, वह ICD के द्वारा स्किन डिजीज के लिए अलॉट किया गया है। और हम लोग देखते हैं कि किसी भी डिजीज के बारे में जानने से पहले, चाहे वो गाउट हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो इनोरेक्टल कंप्लेन हो, चाहे वह स्किन का कंप्लेन हो, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उससे संबंधित एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जानने की जरूरत है। जब तक हम उस बीमारी की तह तक नहीं समझेंगे, हम लोग उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेमिनार में बताया था कि अगर हम लोग गाउट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो हमें स्मॉल जॉइंट के बारे में
और लार्ज ज्वाइंट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक हमें उस ज्वाइंट के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसके प्रॉपर फंक्शन की जानकारी नहीं होगी, तब हम लोग यह ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि उसमें डिफॉर्मिटी कहाँ पे हो रही है, कौन सा डिसफंक्शन हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्किन डिजीज से जानने से पहले कि स्किन का क्या एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी है, और कौन से लेयर में कौन कौन सा डिजीज उत्पन्न होता है। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। स्किन जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा और मुख्य अंग है। यह टोटल 15 से 20 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है, जिसकी मोटाई 0.3 से लेकर 3 तक होती है। और अगर हम बॉडी वेट की बात करें तो यह हमारे बॉडी वेट का 7% एरिया को कवर करता है। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो स्किन का वजन हमारे मस्तिष्क के वजन के जस्ट डबल होता है, 2 गुना होता है। अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक लेयर के बारे में जानेंगे कि पहला लेयर कौन सा है, दूसरा लेयर कौन सा है। तो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि स्किन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला लेयर है इपिडर्मिस। इपिडर्मिस जो है एक पतला लेयर है स्किन का, जो कि केटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें लेयर की और सेल्स की, तो हर पार्ट्स जो है, हर बॉडी का पार्ट्स जो है अलग अलग लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आईलिड की बात करें तो वह कुछ सेल से मिलकर बना हुआ है। वहीं पे हमारे पाम और सोल की बात करते हैं तो उसमें अत्यधिक बहुत मात्रा में सेल पाए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग एपिडर्मिस को फर्दर 5 लेयर में डिवाइड करते हैं, जो कि सबसे पहला लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और दूसरा लेयर है लूसिडम, उसके बाद ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसल। तो इस तरह हम लोग स्किन के एपिडर्मिस की लेयर को 5 भागों में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस में होने वाली बीमारियों के बारे में। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें एपिडर्मिस को जो हमारे एपिडर्मिस को अफेक्ट करती है। एपिडर्मिस को अफेक्ट करने में जनरली जो कॉजेटिव फैक्टर की अगर बात करते हैं तो वह हो सकता है एलर्जी, इरिटेशन, वह जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, या अभी जो मुख्यतः पाई जाने वाली जो कारण है वह है ऑटो इम्यून रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि कॉमनली पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहला है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसमें कि व्हाइट स्केली डिस्चार्ज, सफेद ऐसे चूना के जैसा डिस्चार्ज हमारे एपिडर्मिस सरफेस से होने लगता है। और दूसरा जो बीमारी है वह है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसे हम लोग सूखी खुजली या ड्राई एक्जिमा के भी नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जो बीमारी है वह है प्लेग सोरियासिस। यह सारी बीमारियां जो है हमारे ऊपरी लेयर, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उस लेयर पे होती है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी अन्य बीमारियां हैं जिन्हें हम लोग बारी बारी से इस वेबिनार के माध्यम से देखेंगे। अगली बीमारी है वह है स्किन फ्रेजिलिटी सिंड्रोम। स्किन फ्रेजिलिटी सिंड्रोम में होता क्या है? इसमें होता है कि स्किन जो है अपने सरफेस से अपने लेयर को फटने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी तरह का टीयर मार्क हो, किसी तरह का शार्प इंजरी हो गया हो। लेकिन इसमें किसी तरह का एक्सटर्नल इंजरी न होने के बावजूद भी इस तरह का अपीयरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन जो देखने को हमें आए दिन मिलता है वह है बॉयल्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें बॉयल्स की कंप्लेन आती है, जिसे फोड़ा फुंसी भी कहते हैं हम लोग आम शब्दों में, तो यह हमें एपिडर्मिस के लेयर को दर्शाता है। अगला जो बीमारी है वह है
नेवस, जिसे हम लोग बर्थमार्क, मोल, मस्सा इत्यादि नाम से जानते हैं, जो कि हमारे एपिडर्मिस लेयर में उपलब्ध होता है। दूसरा है एक्नी, मेलानोमा, केराटोसिस, एपिडर्मोइड सिस्ट एंड प्रेशर अल्सर। ये मुख्यतः जो बीमारी मैंने बताया है वह एपिडर्मिस से संबंधित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि बोनी हसन साहब ने भी केस टेकिंग के समय बताया कि जब भी हम लोग केस टेकिंग को नोट करते हैं, केस टेकिंग करते हैं, तो उसमें लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी और कॉन्कोमिटेंट की बात आई है। तो सबसे पहला जो जरूरत की चीज है वह केस टेकिंग में है, वह है लोकेशन। तो जब तक हम लोग स्किन के या किसी भी सिस्टम के एनाटॉमी को नहीं जानते हैं, तब हम उसके लोकेशन को पार्टिकुलर मेंशन नहीं कर पाएंगे कि वह कौन से पार्ट में अफेक्टेड है। अगर स्किन में है तो कौन सा लेयर अफेक्टेड है, अगर जॉइंट की बात करते हैं तो कौन सा जॉइंट अफेक्टेड है। इस तरह हम लोग केस टेकिंग का जो फर्स्ट पोर्शन है, लोकेशन, उस चीज को हम लोग प्री डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बीमारी को वेल एक्सप्लेन करने के लिए एनाटॉमिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो ये बात हम लोग कर रहे थे एपिडर्मिस के विषय पे। अब हम लोग देखते हैं अगला लेयर जो है एपिडर्मिस के बाद, वह है डर्मिस, जिसे हम लोग कोर ऑफ द एंटोगोमेट्री सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें ब्लड, लिम्फ वेसल्स, नर्व, मस्ट सेल जनरली प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, स्वेट ग्लैंड हैं, वो भी हमें डर्मिस वाले लेयर में ही देखने को मिलते हैं। डर्मिस के अगर आगे की संरचना की बात करते हैं तो उसमें इलास्टिन, कोलाजन फाइबर, साथ ही साथ फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलता है। यह दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। पहला लेयर है पेपिलरी लेयर और दूसरा है रेटिकुलर लेयर। अब हम लोग देखते हैं हमारे स्किन में तीन तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला है सीबेसियस ग्लैंड, दूसरा है स्वेट ग्लैंड और तीसरा है सेरुमिनस ग्लैंड। जैसे मैंने पहले बताया, आप फोटोग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन से पार्ट का ऑरिजिन कहाँ से है। जैसे हेयर है, हेयर पार्ट का ऑरिजिन डर्मी से हुआ है, और जो लास्ट लेयर है हमारे स्किन का, वह है सबक्यूटेनियस टिश्यू। सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा एक वैली सबस्टांस का सिक्रेशन होता है, जो कि हमें हमारे स्किन को बाहरी जो बैक्टीरिया है उससे बचाता है, और ज्यादा पानी लॉस होने से भी, वाटर लॉस से भी बचाता है। और मैं इसके साथ ही साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि स्किन को हम लोग फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वह एक स्किन भी है, जो हमें फिजिकली बाहर होने वाली बैक्टीरिया, वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर तीन ग्लैंड के अलावा है। वह मेबोनियन ग्लैंड, जो हमारे आईलिड में प्रेजेंट होता है। मैं इसके साथ साथ आप लोग को थोड़ा मटेरिया मेडिका का भी डिस्कशन इसके साथ में करते चलूंगा कि अगर आई में जैसे कि जो कॉमनली डिजीज फाउंड पाए जाते हैं, जैसे अस्टाइज, चेलेजियोन, तो अगर हम लोग ध्यान दें तो देख सकते हैं कि अस्टाइज होने का कारण क्या है। चेलेजियोन जो हो रहा है, जिसे अभी मुख्यतः सर्जिकल डिजीज के अंतर्गत रखा गया है, कि चेलेजियन को एलोपैथिक साइंस में, मॉडर्न साइंस में बता देते हैं कि वो हार्ड नोड्यूल्स है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के माध्यम से ही ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम लोग जान सकते हैं कि स्टाइज होने का कारण क्या है, कौन सा मियाज्म उसके पीछे इन्वॉल्व है। अगर हम लोग उस पेशेंट को मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट दें तो रिलीफ दे सकते हैं। और दूसरा है एरियोलर ग्लैंड, जो कि हमारे फीमेल्स के निपल्स में प्रेजेंट होते हैं।
और दूसरी समस्याएं जो कि सीबम से इन्वॉल्व होती हैं, वह है एक्नी, सीबेसियस सिस्ट का होना, हाइपरप्लेसिया, सीबेसियस एडिनोमा इत्यादि। अब हम लोग बात करते हैं स्वेट ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन किया हुआ, जैसे कि पर्सपायरेशन और पसीना, जो कि हमारे बॉडी को थर्मल रेगुलेशन और हीट रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी तरह का डिफॉर्मिटी, अगर किसी तरह का फंक्शनल लॉस अगर पर्सपायरेशन सिक्रीशन में हो रहा है, तब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी दवाओं में, जैसे कि साइलेसिया है, बेराइटा कार्ब है, उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है बैड इफेक्ट ऑफ फूड पर्सपायरेशन, दैट इज सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उसको काट करने के लिए दवाएं दी गई है। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो ग्लैंड है उसके द्वारा सिक्रीशन किया हुआ वैक्स हो या पर्सपायरेशन हो या जेली लाइक सब्सटेंस हो, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो वैक्स का फंक्शन जो है वह हम हमारे ईयर ड्रम में, ईयर ऑसिकल्स में, हमारे इंटरनल ईयर में किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल को एंट्री को वह रोकता है। अब हम लोग बात करते हैं स्किन के सबसे अंदरूनी लेयर को, जो कि वेल वेस्कुलराइज होता है और कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं एडिपोज टिश्यू का जो काम होता है वह फैट स्टोरेज का है। इसका मुख्य जो कार्य है वह फैट स्टोरेज का है, और हमारे बॉडी को वह इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। जब कभी भी बाहरी चोट हो, बाहरी उष्मा हो, उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन को वह बचाव करता है। अगर इसके साथ ही साथ जब भी हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, कभी भी स्टार्वेशन कंडीशन हो, भूख की आवश्यकता अ, समस्या हो, उस कंडीशन में हमारे ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन कर सके, उस केस में इसे एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम यह एडिपोज टिश्यू करता है। अब सबसे जरूरी, अब हम लोग देखते हैं कि स्किन डिजीज को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसके इसमें हम लोग हैनीमैन का थोड़ा बात डिस्कस करेंगे कि हैनीमैन ने केस टेकिंग का जिक्र 84 एफोरिज्म से लेके 104 एफोरिज्म में किया है। और उन्होंने बताया कि अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग केस टेकिंग का परफॉर्मर नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, नो डिफरेंस फ्रॉम अदर केसेस। स्किन डिजीज को हम लोग दूसरे केसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। May the name of any disease of the skin from scabies to cancer approach to all disease according to homeopathy। डिजीज के नाम के अनुसार उसके केस टेकिंग में किसी तरह का वेरिएशन नहीं करते हैं। स्किन डिजीज हो, वह चाहे स्कैबीज हो या कैंसर, केस टेकिंग का जो परफॉर्मा है वह सभी में सेम होगा। और केस टेकिंग के बाद हम लोग को दवा का चुनाव करना है, और दवा का चुनाव हमेशा सी मिनिमम ही करेंगे। जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया, बोनिंग हसन ने केस टेकिंग के लिए लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज, कॉन्कोमिटेंट, तो सेम परफॉर्मा को हम लोग स्किन के लिए भी अप्लाई करेंगे, सेम परफॉर्मा को हम लोग जॉइंट के लिए करेंगे, सेम परफॉर्मा को हम लोग अदर जो इनोरेक्टल डिसऑर्डर है और अदर कॉम्प्लिकेशन जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं उसके लिए अप्लाई करेंगे। स्किन के लिए अलग से कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। और जो प्रक्रिया है कि सबसे पहले हमें पेशेंट की जो भाषा है उसी भाषा में हमें केस को नोट करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्रिएट करना है, और रूब्रिक फाइंड आउट करके फिर मेडिसिन का चुनाव करना है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं केस के माध्यम से कि कैसे होम्योपैथी जो है चर्म रोगों में सटीक साबित होती है। कैसे जो पेशेंट बहुत दिनों से दवा का सेवन करने से
थक जाता है और उसे बार बार परेशानी और बढ़ के आती है, तो कैसे हम लोग होम्योपैथी के सिंगल डोज से, रिपीटेड डोज से, अगर जरूरत हो तो रिपीटेड डोज से उसे हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो यह एक, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये सारा केस जो है हमारे अपने क्लिनिक साई होम्योपैथी से ली हुई है। इसके साथ ही साथ सारे पेशेंट से मैं कंसेंट ले लेता हूँ, ताकि मैं उनके केसेस को आगे सेमिनार में किसी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर सकूं। तो आइए हम लोग देखते हैं केस रिकॉर्ड। तो यह पहला केस रिकॉर्ड है। हमारे पास एक 28 साल के फीमेल मेल पेशेंट आते हैं मेरे क्लिनिक में, जिसको 1-2 सालों से इरप्शन हो रहा था फोरहेड पे, और यह इरप्शन उसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, जिससे वह व्यक्ति बहुत परेशान दिख रहा था। और सबसे जरूरी वाली बात है, जो इसके इरप्शन में किसी तरह का दर्द नहीं है। और जब मैंने केस टेकिंग के टाइम मोडेलिटीज की पूछा, तो पेशेंट ने बताया कि जब भी वह स्नान करता है, जब भी वह पानी से उसका इरप्शन में नमी आती है, वह इरप्शन का साइज बढ़ने लगता है। इसके लिए मरीज ने काफी एलोपैथिक दवाइयां ली, काफी मलहम लगाया, लेकिन उसे संतुष्ट करने वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तब वो हमारे होम्योपैथिक क्लिनिक, जो कि साई होम्योपैथी के नाम से है, उसमें आया। फर्दर इंक्वायरी करने के बाद मैंने यह पाया कि उसे 2018 में उसके कुछ दोस्तों के द्वारा उसे ठगी महसूस हुई थी, उसे ठगा गया था, जिसके कारण से वह डिप्रेशन में भी चला गया और कुछ दिनों तक उसकी डिप्रेशन की दवाएं भी चली। ये तो था उसका पर्सनल हिस्ट्री। अगर बात हम करते हैं फैमिली हिस्ट्री की, तो इंफॉर्मेशन करने के बाद पता चला कि उसके पिताजी को डायबिटीज की समस्या है। उसके बाद हम लोग फिजिकल जनरल पेशेंट का लिए, तो जितना भी वाइटल फंक्शन है वह नॉर्मल था। एपेटाइट वाज गुड, थ्रस्ट नॉर्मल। डिजायर की अगर बात करते हैं, तो मैं इस डिस्कशन करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग केस को नोट करें, तो प्रेजेंट कंप्लेन के साथ साथ पेशेंट के फिजिकल जनरल और उसके एक्टिविटी को, मतलब मेंटल जनरल को जरूर नोट करें, कि जब भी उसे भी कोई बीमारी हो रही है, उसके मन पे क्या परिवर्तन हो रहा है। हम हमेशा ऐसा ध्यान देंगे कि जब भी पेशेंट के फिजिकल कंप्लेन आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति में गड़बड़ी होने लगती है। और इसके साथ साथ हेनीमैन ने भी, डॉक्टर हेनीमैन ने भी ये बताया है कि जब भी पेशेंट को कंप्लेन बढ़ता हो या घटता हो, तो जो मेन पैरामीटर है चेक करने का, जो मेन पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम यह जान सकते हैं कि पेशेंट को राहत हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो है उसका मेंटल स्फेयर। जो उसकी बेचैनी है, जो उसकी एंजाइटी है, वो उसमें जरूर राहत मिलती है। भले पेशेंट को थोड़ा सिम्टम एग्रेवेट करे, लेकिन मेंटल लेवल पे पेशेंट को बहुत सुकून मिलता है कि दवा खाने के बाद मुझे राहत मिल रही है। अगर मेंटल स्पेयर पे पेशेंट को राहत है, तो डेट मीन्स मेडिसिन का चुनाव आपका बिल्कुल सटीक हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिजिकल जनरल के बारे में। तो डिजायर की बात करें, तो मिल्क ज्यादा पसंद था उसे, और बोवेल मोमेंट रेगुलर, स्टूल नॉट स्लाइट हार्ड, यूरिन कंप्लेन नॉर्मल, टंग मॉइस्ट, एंड अदर वाइटल फंक्शन आर नॉर्मल। अब हम लोग देखते हैं उस पेशेंट के मेंटल जनरल को। तो वह पेशेंट, जब इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि वह पेशेंट मेंटली बहुत रेस्टलेस था, बहुत अंदर से बेचैन था। और जो भी सवाल पूछा मैंने, उसका वह केस टेकिंग के दौरान सही से जवाब भी नहीं दे पा रहा था, बहुत कंफ्यूजन में था पेशेंट। और जब मैंने उसके हैबिट के बारे में पूछा कि कैसे रहना पसंद करते हैं आप, तो बोला मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है, मैं ज्यादा किसी के साथ रहना नहीं चाहता। और जब से उसको एक फ्रेंड ने धोखा दिया है, उसके बाद से उसे किसी पे विश्वास होने भी नहीं लगा था।
बोला कि मैं जल्दी सर अब विश्वास किसी पे नहीं कर पाता हूँ, और मुझे छोटी छोटी बातें पे गुस्सा आ जाती है। मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कि मुझे गुस्से का कारण क्या है। तो जब भी इस तरह का पेशेंट जब बात बोले तो उस चीज को हमें नोट कर लेना चाहिए कि छोटी बातों पे गुस्सा आना। उसके साथ पूछना कि गुस्सा आता है तो क्या आप गिल्ट फील करते हैं कि नहीं। डेट इज एक रूब्रिक है रिमोर्स, कि गुस्सा के बाद किसी तरह का इशू है कि नहीं, ये सब हम लोग नोट करते हैं। अब बात करते हैं उसके फिजिकल एग्जामिनेशन की। आउटलुक में जो मोर पर्सनालिटी था, पल्स रेट वाज नॉर्मल, टेम्परेचर एंड वेट, अदर जो भी वाइटल ऑर्गन है, वाइटल फंक्शंस है, सब नॉर्मल है। किसी तरह का साइनोसिस देखने को नहीं मिलता है, एनीमिया नहीं है, क्लबिंग नहीं है। जब मैंने उसके सिस्टमिक एग्जामिनेशन को देखा तो दिस वाज आल्सो नॉर्मल, स्लाइट उसमें जीआईटी में थोड़ा प्रॉब्लम दिखा। हाइपोकॉन्ड्रिक में स्लाइट उसको टेंडरनेस महसूस हो रहा था। बाकी सब उसका रिपोर्ट नॉर्मल था। जब प्रोविजनल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे यह देखा गया कि वह कॉमन वार्ड की कैटेगरी में है। हम्म। फिर केस लेने के बाद टोटलिटी ऑफ सिम्टम में मैंने लिया है व्हाट्स ऑन फोरहेड, हैवीनेस इन फोरहेड, एंगर इजिली फ्रॉम लिस्ट कॉन्ट्रडिक्शन, मेंटली कंफ्यूज, कंपनी एवर्जन विथ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मेंटली रेस्टलेसनेस। इस तरह से हम लोग केस के अकॉर्डिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम को क्रिएट करेंगे। फिर उस सिम्टम को उसके जो भी रिपर्टरी है उसके रूब्रिक में कन्वर्ट किया गया है। व्हाट्स ऑन फोरहेड, उसके रूब्रिक है फेस, व्हाट्स फोरहेड। इस तरह से हम सारे सिम्टम को रूब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद उसके सिम्टम को इंटेंसिटी और मियाज्मेटिक एनालिसिस भी करेंगे कि जो सिम्टम हम लोग ले रहे हैं वह किस मियाज को कवर कर रहा है। मियाज्मेटिक एनालिसिस से हम यह जान पाएंगे कि वह उस पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मियाज में है, ताकि हम लोग उसे एंटी साइकोटिक, एंटी सिफिलिटिक या एंटी सोरिक मेडिसिन का चुनाव कर सकें। तो यहाँ पे एक सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन विद इनफेक्चुअल डिजायर। इस तरह का जो सिम्टम है जब वह सोरिक को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी बात फंक्शनल लेवल पे डिस्टरबेंस की बात आती है, कि कहीं पे अगर फंक्शनल लेवल पे डिस्टरबेंस हो रही है, तब वो सोरिक मियाज्म को इंडिकेट करता है। और जब कभी भी ग्रोथ की बात आती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ की बात आती है, सेलुलर ग्रोथ की बात आती है, तब वह साइकोटिक नेचर को इंडिकेट करता है। और अगर कहीं भी डिजेनरेटिव चेंजेज हो रहा है, कहने का मतलब है सेल का लॉस हो रहा है, घटक हो रहा है, तब वह सिफिलिटिक टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। इस प्रकार हम लोग जब हम लोग लेकिन इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि कोई भी डिजीज पूरी तरह से ना तो सोरिक होता है, ना साइकोटिक होता है, ना सिफिलिटिक होता है। उसके स्टेजेस के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वह बीमारी जो है किस स्टेज में है अभी, क्या वह सोरिक स्टेज में है या किसी और मियाज्मेटिक स्टेज में। अब देख सकते हैं रिपर्टोरियल सीट में रूब्रिक को कवर करने के बाद यह मैंने सिंथेसिस रिपर्टरी से किया है। फर्स्ट ग्रेड की जो दवाएं आई हैं वह है रूटा, दूसरी दवाएं हैं इग्नेशिया, उसके बाद स्पॉन्जिया एंड ब्रेविया। रूटा जो है 10 सिम्टम को कवर कर रहा है और स्कोर कर रहा है 13 मार्क्स। इग्नेशिया जो है 7 सिम्टम को कवर कर रहा है और 14 मार्क्स ला रहा है। और स्पॉन्जिया 7 सिम्टम को कवर कर रहा है और 7 मार्क्स ला रहा है। और ब्रेनिया 6 सिम्टम को कवर कर रहा है लेकिन 14 मार्क्स ला रहा है। तो टोटलिटी के बेसिस पे और अदर जो मोडेलिटीज एंड अदर सिम्टम के बेसिस पे मैंने इस केसेस में रूटा 0/1 दिया है और उसे प्लेसिबो दिया है 15 दिनों के लिए। अब आप केस का फॉलो अप देख सकते हैं कि पेशेंट को पहला प्रिस्क्रिप्शन में दवा देने के बाद सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में प्लेसिबो रूब्रम दिया गया है। थर्ड प्लेसिबो में स्लाइट डिक्रीज किया लेकिन उसके सिम्टम कुछ बदलाव हुए थे, तब मैंने इसे रूटा 0/3 रिपीट किया है।
और उसके बाद रूब्रम चला है। ये फोटोग्राफ है बिफोर ट्रीटमेंट। जब पेशेंट हमारे पास पहला विजिट में आया है तो आप देख सकते हैं पेशेंट को कैसे पूरे लाट पे, पूरे फोरहेड पे छोटे छोटे और बड़े बड़े इरेप्शन दिख रहे हैं, जिसे मैंने कॉमन वॉट कहा है। अब देख सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान उसका कैसे छोटा छोटा इरप्शन जो है, छोटा छोटा वाट्स जो है, घटना शुरू हो गया है पेशेंट को। इसके साथ ही साथ पेशेंट जो मेंटली रेस्टलेस लग रहा था, बहुत परेशान लग रहा था, उसमें पेशेंट को काफी हद तक इसमें आराम मिला है। और अब देख सकते हैं कि लास्ट विजिट जो जब पेशेंट आया है तो पेशेंट का सारा मसला खत्म हो चुका है। किसी तरह का एंजाइटी नहीं है, पेशेंट को अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इस प्रकार जो एक सर्जिकल केस कहा जाता है कि बिना सर्जरी का ये सब मसला ठीक नहीं हो सकता है, और बहुत सारे लिमिटेशन बताए जाते हैं होम्योपैथिक में, लेकिन यह केस सिर्फ और सिर्फ रूटा 1 और 3 पावर के द्वारा यह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे केस को। तो यह एक 25 साल का मेल का केस है जो हमारे क्लिनिक में आया अपने व्हाइट डिस्कलरेशन को लेके, सफेद दाग को लेके, जो कि 5 सालों से उसके चेहरे को प्रभावित कर रहा था। और जो डिस्कलरेशन का साइज है, सफेद दाग का साइज है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण से पेशेंट बहुत चिंतित था। आज के समय में आप देख सकते हैं कि सफेद दाग होना अपने आप में एक अभिशाप के जैसा साबित होता है। अगर किसी आदमी को सफेद दाग की समस्या हो जाती है तो आए दिन यह देखने को मिलता है कि लोग उसे अपने समाज से भी बहिष्कार कर देते हैं, समाज में उसे जगह तक नहीं देते हैं। ऐसा मान्यता होता है कि उसे कहीं ना कहीं भगवान का अभिशाप लग गया है। तो समझ सकते हैं कि वह पेशेंट किस अवस्था में होगा, उसकी मानसिक मानसिक अवस्था कैसी होगी। और होम्योपैथिक एंगल से हम लोग अगर देखते हैं तो इस तरह के डिजीज को वन साइडेड डिजीज के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि वन साइडेड डिजीज क्या है, वैसे डिजीज जिसमें फ्यू सिम्टम, तो विटलिगो हो, लिपोडर्मा है, वह सिर्फ और सिर्फ फ्यू सिम्टम लेकर ही आता है, पेशेंट लेकर आता है सिर्फ सफेद दाग है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। यह पेशेंट भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सफेद दाग लेके आया था। उसके बाद बोला सर मुझे और कोई तकलीफ नहीं। पास्ट हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि उससे पहले खुजली हुई थी जिसमें वो एलोपैथिक मैनेजमेंट लगा के ठीक कर चुका है। अब आते हैं फिजिकल जनरल को। फिजिकल जनरल में उसका जितना भी वाइटल ऑर्गन है, वाइटल फंक्शन है, वो नॉर्मल है एक्सेप्ट बॉवेल मूवमेंट दैट वाज इरेगुलर एंड कॉन्स्टिपेटेड, वह कब्ज कब्ज ज्यादा था। मेंटल जनरल, पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव था, बाहरी आवाज के प्रति तुरंत घबरा जाता था, और वाइट स्पॉट होने के कारण से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी डाउन हो चुका था। वह पब्लिक में जाने से भी घबराता था, और कहीं भी कुछ फंक्शन हो, पार्टी हो, उसमें जाना नहीं चाहता था। वह बहुत ही भयावह स्थिति में जा चुका था। अब हम लोग बात करते हैं उसके फिजिकल जनरल को। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद मैंने देखा उसका बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट जितने भी होते हैं सब उसका नॉर्मल था। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन भी उसके नॉर्मल पाए गए, और उसके साइन और सिम्टम के बेसिस पे मैंने प्रोविजनल डायग्नोसिस दिया विटिलिगो, जिसे आम भाषा में सफेद दाग या लिकोडर्मा की भी समस्या भी कही जाती है। सेम प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करेंगे इस केस में भी। टोटलिटी ऑफ सिम्टम, देन कन्वर्जन ऑफ सिम्टम इनटू रूब्रिक, देन एनालिसिस ऑफ इस सिम्टम, हर सिम्टम का एनालिसिस करेंगे, मियाज्मेटिक एनालिसिस करेंगे, फिर रिपोर्टेड करेंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने प्रत्येक सिम्टम को उसके रूब्रिक में कन्वर्ट किया है। अब हम लोग देखते हैं इस केस में भी मैंने सिंथेसिस रिपर्टरी का ही इस्तेमाल किया है, और जो बोल्ड ग्रेड की दवाएं आई है वो है साइलेसिया, आर्सेनिक, फोस्फोरस, नेट्रम कार्ब। तो इस केस में मैंने
इस पेशेंट को सैलेसिया 0/1 से शुरू किया है। साथ ही साथ इसको 15 दिन के लिए प्लेसिबो दिया है। आप देख सकते हैं कि पहले विजिट में पेशेंट का क्या स्थिति था। पूरा चीन एरिया उसका अफेक्टेड है, और इसके साथ ही साथ अंडर द एरिया ऑफ नोज, नाक के नीचे का एरिया भी देख सकते हैं। साथ ही साथ लिप्स को भी देख सकते हैं कैसे व्हाइट डिस्कलरेशन है। यह फोटोग्राफ है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट का। जब पेशेंट का इलाज शुरू हुआ तो पहला विजिट में देख सकते हैं कि कैसे जो मिल्की व्हाइट डिस्कलरेशन था उसमें स्लाइड चेंजेस आना शुरू हो गया है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जब भी पेशेंट में राहत शुरुआत हो या पेशेंट में एग्रेवेशन शुरू होता है, तो सबसे पहला जो बदलाव आता है वो उसके मानसिक लेवल पे आता है। पेशेंट को जब सिम्टम मानसिक लेवल पे बढ़ने लगे, समझिए कि कहीं ना कहीं दवा के चुनाव में चूक हुई है। और अगर दवा का चुनाव सही होगा तो भले पेशेंट को फिजिकल लेवल पे आराम में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मेंटल लेवल पे पेशेंट को काफी राहत होती है। तो जैसे ही पेशेंट को सेलेसिया 0/1 दिया गया इस केस में, पेशेंट को मेंटली बहुत अच्छा लगने लगा। पेशेंट ने बताया कि अब बेचैनी सा लग रहा है, जो कि हम कहीं जा नहीं पाते थे पार्टी फंक्शन में, मुझे कहीं अपीयरेंस से परेशानी होती थी। अब सर वो सब समस्या नहीं आ रही है, उस समय मुझे बहुत राहत लग रहा है। और दूसरे विजिट से आप नोट कर सकते हैं कि कैसे छोटे 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 छोटा स्पॉट आना शुरू हो गया है। स्किन का डिस्कलरेशन खत्म होने के कगार पे अब आने लगा है। और थर्ड विजिट और फोर्थ विजिट में देख सकते हैं कि स्किन पूरी तरह से नॉर्मल होने के कगार पे आने लगा है, और स्किन का कलर जो है अपने नॉर्मल इंटेंसिटी पे आने लगा है। और आप लास्ट विजिट देख सकते हैं, पेशेंट को पूरी तरह से ठीक हो गया है, सिर्फ और सिर्फ साइलेंसिया के सिंगल डोज से, सिंगल मेडिसिन से। 0/1 से लेके 0/5 आते आते पेशेंट को काफी आराम हो गया है। लेकिन पेशेंट का ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू चल रहा है। अब हम लोग अगला केस को देखते हैं। यह केस एक 65 वर्षीय महिला का है, जिसके पूरे बॉडी में पिछले 2 वर्षों से खुजली हो रही थी। खुजली इतनी ज्यादा हो रही थी कि जिसके कारण से उसे सफेद स्केली डिस्चार्ज भी हो रहा था। और यह जो खुजली थी उसकी, थोड़ा सा खुजली करने के बाद और कंप्लेंट बढ़ने लगता था। और यह समस्या उसे ज्यादातर रात को होती थी। उसके साथ ही साथ उसे पेट की बहुत समस्या थी। पेट में अत्यधिक गैस बनना, पेट में अफारा बनने जैसे दिक्कत हो रही थी। और उसके साथ साथ ऐसे ऐसा लगता था कि उसका पेट फट जाएगा। इस प्रकार वो पेशेंट हमारे क्लिनिक में आई। पास्ट हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि यह एक्जिमा उसे 3 साल पहले हाथ में भी हुआ था, जो कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया। लेकिन वह इरप्शन फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद हुआ, जो कि पूरे बॉडी में अफेक्ट हुआ। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि अभी के सिस्टम में लोग ऐसा मानते हैं कि ऑइंटमेंट लगाना ही एक उपाय है स्किन डिजीज के लिए। लेकिन ऑइंटमेंट हो या स्टेरॉइड वाली दवाएं हैं, आपको कुछ समय के लिए तो राहत देती है, लेकिन वह समस्या फिर कुछ दिनों के बाद उससे ज्यादा बढ़ के आती है। अगर आपके एक सरफेस पे अगर किसी पॉइंट पे इचिंग है, थोड़ा जगह पे अगर इचिंग है, उस केस में तो आप ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करके आप उसे ठीक कर लेते हैं। लेकिन उस अवस्था में अगर पेशेंट मजबूर हो जाता है, जब यह इचिंग उसके पूरे बॉडी को कवर कर जाता है, तब उसे समझ नहीं आता है कि वह उस ऑइंटमेंट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करे। तब वह लास्टली जब सब जगह से थक हार जाता है, तब होम्योपैथी की शरण में आता है, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि कहाँ ऑइंटमेंट लगाया जाए। तो अगर हम लोग अब आते हैं इस केस पे, तो फास्ट सीट में पूछने में पता चला उसके हस्बैंड का डेथ 2 साल पहले हो गया था, जिससे वह मेंटली डिप्रेस भी रहती थी। एपेटाइट की बात करें, डिमिनिश्ड, भूख प्यास दोनों कम लगता था पेशेंट को। और भूख थोड़ी सी थी तो फैटी फूड की थी। एवर्जन टू स्वीट, बोवेल मोमेंट वाज रेगुलर, स्टूल एंड अदर कंप्लेंट उसका ठीक था। परस्पायरेशन अधिक है,
ये चीज नोट करने वाली है कि परस्पायरेशन अगर होता है तो कहाँ से ज्यादा हो रहा है। क्या वह कवर पार्ट से ज्यादा होता है, क्या वह अनकवर पार्ट से ज्यादा होता है। इस चीज को जरूर नोट करें। क्या वह खाना खाते समय पसीना ज्यादा आता है, अगर आता भी है तो कौन से पार्ट से। अलग अलग सिम्टम के लिए हमारे मटेरिया मेडिका में अलग अलग दवाएं दी गई हैं। मेंटल जनरल की अगर बात करते हैं तो पेशेंट वॉज वेरी डिप्रेस्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, एंग्सियस फ्रॉम विथ एंजाइटी। कुछ भी कंप्लेन को वह रोते रोते ही बताती थी, बहुत कंफ्यूज थी, और केस टेकिंग के समय जवाब भी ठीक से नहीं दे पाती थी, और हमेशा लगता था उसको मरने का डर लगता था। बोलता हमको अपने परिवार के साथ रहना है, हमको बाहर नहीं जाना है, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बात करते हैं तो जो भी पेशेंट ने बताया केस टेकिंग के समय, उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग टोटलिटी का निर्माण करते हैं। फिर उस सिम्टम को रूब्रिक में कन्वर्ट करके फिर दवा का चुनाव करते हैं। तो इस केस में भी मैंने सिंथेसिस रिपर्टरी का इस्तेमाल किया है, और जो बोल्ड ग्रेड की दवाएं हैं वो है पल्सेटिला, ट्यूबरक्लाइनम, सिपिया, अर्सेनिक, नाइट्रोमोर। तो एक इसके साथ ही मैं अपने फ्रेशर डॉक्टर हैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि जब भी दोस्तों रिपर्टरी का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं, आप करते हैं रिपर्टरी का इस्तेमाल, तो रिपर्टरी जो है एक ग्रुप ऑफ रेमेडी को ही बस बताता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पल्सीटिला फर्स्ट ग्रेड की दवा है तो आंख बंद करके सिर्फ पल्सीटिला को दे देते हैं, या फर्स्ट में ट्यूबरक्लाइनम है तो ट्यूबरक्लाइनम को दे देंगे। रिपर्टरी हमेशा एक ग्रुप ऑफ रेमेडी को देता है, और ग्रुप ऑफ रेमेडी से हमें एक सही सिमिलिमम का चुनाव करना पड़ता है, जो कि फाइनल सिलेक्शन जो है हमेशा मटेरिया मेडिका की हेल्प से ही करना है। मटेरिया मेडिका में उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, उसके मॉडलिटीज को देखेंगे, और अदर जो कंप्लेन जो कवर कर रहा है, जो सिमिलर लग रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग दवा इंडिकेट करते हैं। इस केस में मैंने पेशेंट को पल्सेटिला दिया है। पल्सेटिला देने के पीछे जो मेरा मेन मकसद हुआ, मेन कारण है, वह है वीपिंग डिस्पोजिशन। जब भी पेशेंट से मैं कुछ डीपली पूछना चाहा, पेशेंट तुरंत उस बात पे रोने लगती थी। तो पल्सीटिला का जो वीपिंग डिस्पोजिशन है पूरे मटेरिया मेडिका में सबसे पेक्यूलियर है। जब भी पेशेंट अगर आपके पास क्लिनिक में आती है तो, और वह रोते रोते अपने सिम्टम को बताती है, थोड़ा भी बात में वह रोने लगती है, दैट इज कॉल्ड वीपिंग डिस्पोजिशन। उसके लिए पल्सीटिला एक अचूक दवा है। अगर इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन आपके क्लिनिक में आता है तो आप एक बार इस दवा का चुनाव कर सकते हैं। आप इस फोटोग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे उसके पूरे बॉडी में स्किन इचिंग है, चाहे वो लेग हो, थाई हो, ग्रोइन रीजन हो, इधर लंबर रीजन हो, एब्डोमेन एरिया हो, पूरे बॉडी के एक एक पार्ट में इंटेंस इचिंग होता था, जिससे पेशेंट काफी परेशान थी। और 2 साल पहले इसे जो इचिंग हुआ था उसके लिए मलहम का इस्तेमाल की और ठीक कर ली, लेकिन जब जैसे जैसे उसका सिम्टम बढ़ने लगा वह परेशान होकर तब हमारे क्लिनिक में आई। और पल्सेटिला 0/1 एंड 0/3, 0/5 और 0/7 देने के बाद, 0/7 देने के बाद का आप रिजल्ट देख सकते हैं कि बिना किसी ऑइंटमेंट के, कोई ऑइंटमेंट मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और पेशेंट को बिल्कुल भी स्मूथ ग्लोसी स्किन देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के ट्रीटमेंट में। 2 महीने में पेशेंट को बिल्कुल भी अब कोई रिलीफ, कोई भी इचिंग की समस्या नहीं है, पेशेंट बिल्कुल रिलीफ महसूस कर रहा है। अब हम लोग चौथे केस की तरफ आते हैं। एक 10 साल का बच्चा जो हमारे पास क्लिनिक में आया अपने पिताजी के साथ, और उसे छाती पे, पीठ वाली रीजन में और कंधे वाली रीजन में पिछले 10 दिनों से खुजली हो रही थी, और उसके साथ ही साथ उसे काले काले धब्बे पूरी स्किन पे इचिंग करने के बाद हो जा रहे थे। और पेशेंट जब भी धूप में जाता था तो उसे खुजली बढ़ जा रही थी, और ठंडा लगाने के बाद, हवा में जाने के बाद
नहाने के बाद उसे राहत मिल रहा था। आप सोच सकते हैं कि एक 10 साल का बच्चा को अगर खुजली हो तो वह कैसे टॉलरेट करेगा। उसके जो भी दिनचर्या है, स्कूल जाने का कार्यक्रम है, वह उसे अच्छे से नहीं कर पा रहा था। इससे वो बच्चा बहुत परेशान हुआ। फास्ट टेस्ट जब ने मैंने पूछा कि यह इचिंग 10 दिन से है तो आखिर हुआ कैसे है, तो उन्होंने बताया कि बच्चा जो है, बच्चे को बुखार लगा था, जिसके लिए उन्होंने कुछ अंग्रेजी दवा दिया। नाम तो मैंने ज्यादा इंक्वायरी नहीं किया, पैरासीटामोल ग्रुप के कुछ दवा दिया गया था बच्चे को। और उस बच्चे को जब दवा खाने के बाद इस तरह की इचिंग की समस्या आने लगी। उसके बाद बच्चे के पिताजी ने उसे सेट्रिजिन और एल्डे नामक कोई कोई दवा, जो कि एंटी एलर्जिक दवाएं हैं, बच्चे को दिया। उस दवा के सेवन के बाद भी बच्चे को किसी तरह का रिलीफ देखने को नहीं मिला। जब 2 दिन और 3 दिन, 2-3 दिन दवा, 3 दिन तक दवा खाने के बाद वह बच्चा हमारे पास आया कि सर इस तरह का समस्या हो रहा है, सेट्रिजिन भी दिए हैं लेकिन कोई राहत नहीं है। तब मैंने बच्चे का फुल केस लिया और आते हम लोग देखते हैं उसके फिजिकल जनरल को। तो फिजिकल जनरल वॉज गुड, डिजायर फॉर स्वीट, एवर्जन फॉर मिल्क एंड कॉन्स्टिपेटेड। क्योंकि जो बच्चे होते हैं जनरली उनका बॉवेल मूवमेंट रेगुलर नहीं ही होता है। तो इसके साथ ही मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हैनीमैन के अकॉर्डिंग एक्यूट डिजीज का केस टेकिंग और क्रोनिक डिजीज के केस टेकिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक्यूट डिजीज का जब भी केस टेकिंग हो तो उसमें हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कंप्लेंट पे फोकस करते हैं और उसके कॉजेटिव फैक्टर को, और उसका मेंटेनिंग कॉज क्या है। जैसा एफोरिज्म नंबर 5 में दिया गया है कि उसके एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज का प्रोबेबल कॉज क्या है, उस चीज को नोट करना है। अगर उसके हम लोग मेंटेनिंग कॉज को हटा देते हैं तब हम डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो इस केसेस में मैंने नक्स भूमिका 1 दिया है 15 दिनों के लिए। आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट से पहले जब बच्चा हमारे पास आया था तो क्या अवस्था में था। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि बच्चा को स्कूल जाने में और भी दिनचर्या वाले काम करने में कितनी समस्या हो रही है। अब दवा खाने के बाद के वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मात्र नक्स भूमिका के 0/1 डिस्टू वाटर में देने के बाद पेशेंट को कितना राहत है। इस तरह हम पूरे केस के माध्यम से जहां तक हो सका आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि कैसे हम लोग होम्योपैथी के माध्यम से, होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हम लोग चर्म रोग को आसानी से मैनेज कर सकते हैं बिना किसी ऑइंटमेंट के। कितना भी क्रोनिक डिजीज हो, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो ऑटोइम्यून डिजीज ही क्यों ना हो, उसे हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर चर्म रोग से संबंधित आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो हमें पूछ सकते हैं। आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए। एलन पोर्टेंसी कैसे, एक सवाल किए है डॉक्टर सामी। उन्होंने यस पूछा सर। है एलएम पोटेंसी कैसे दिया जाता है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की सर बात कर रहे हैं। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं वो। तो दवा का जब हम लोग चुनाव करते हैं एलएम पोटेंसी में, तो उसको देने का तरीका है कि उसे हम लोग पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो पाउडर फॉर्म में देना अगर है तो 1 या 2 ग्लोबुल्स, 1 या 2 ग्लोबुल्स एलएम पोटेंसी की दवा हम लोग लेते हैं और उसे 1 ग्रेन पाउडर में शुगर ऑफ मिल्क में मिक्स करके और पेशेंट को बोल देते हैं कि 1 4 चम्मच पानी में घोलकर दवा को सुबह शाम 1 1 चम्मच ले लेना है।
इसमें एक चीज का ध्यान में रखना चाहिए। एलएम पोटेंसी को हमेशा अगर वाटर डोज में लिया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं तो केवल एलएम पोटेंसी में ही काम करता हूँ, तो वाटर डोज इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पानी में घोल करके एक गोली को आधा कप पानी में घोल करके अगर रिपीट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो एक आधा कप पानी में घोल दीजिए, एक एक चम्मच आप समय के यस हिसाब सर। से रिपीट कर सकते हैं। ये फेनोमेना जो है सो अच्छा नजर आता है। और किन्हीं को कोई सवाल है? ऐसे कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इसके नहीं है। सभी कोई अपना अपना अनुभव से पर कर रहे हैं। यस लेकिन सर। डॉक्टर हेनीमैन ने जो कॉन्सेप्ट था एलएम पोटेंसी का, वह अलग ही था। उन्होंने कहा था कि एलएम पोटेंसी के लिए हमको ये लोएस्ट सिमिलिमम मोस्ट सिमिलिमम टू द फिजिकल वाइटल प्लेन ऑफ द लाइफ, है ना। एलएम पोटेंसी को कहा गया कि ये वाइटल प्लेन जो हम लोग का वाइटलिटी है, उसके से सिमिलिमम मिलता जुलता है। इसीलिए उन्होंने कहा। अदर पोटेंसी में कहा कि आपका सिमिलिमम उतना नहीं हो पाता है, लेकिन एलएम पोटेंसी के साथ में सिमिलिमम इसलिए हो जाता है कि वह जिस तरह से वाइटल प्रिंसिपल इनविजिबल स्टेट में जिस लेवल पर है, स्ट्रेंथ पर है, तो उसके नजदीक लाने का प्रयास डॉक्टर एनिमेन का था, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हालांकि हर एक पोटेंसी का उनका टारगेट यही था कि सबको वाइटल प्रिंसिपल के सिमिलिमम किया जाए। लेकिन एलएम पोटे वो सभी से सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हुए क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स आया करते थे वो अलग अलग आते थे, और एक रेंज का कुछ पता नहीं चलता था। तो कहा जाता है कि जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा काम करेगा, है यस ना। सर। कहते हैं जितना ज्यादा सूक्ष्म, तो कितना सूक्ष्म होना चाहिए, इसका लेवल क्या होना है, इक्विवेलेंट टू द वाइटल प्रिंसिपल। तो कहते हैं कि सिमिलर डायनेमिक फोर्स एक्सटिंग्विशेस द सिमिलर डायनेमिक फोर्स। और इन्होंने लिखा है कि समान ही समान को ठीक करता है। तो ये सिमिलिमम का इम्पोर्टेंस हम लोगों को दिमाग में रखने का जरूरत होता है। और इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किन्हीं को, तो आप टाइप कीजिए। इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक है किन्हीं को? हालांकि स्किन का ट्रीटमेंट करना लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्किन के डिजीज को ठीक करना सबसे डिफिकल्ट है। क्योंकि हम लोग स्किन के डिजीज को रोग को इसका केवल लोकल लोकल मेलेडीज के रूप में देखते हैं। और जब 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 तक आप लोकल मेलेडीज के रूप में देखिएगा, लोकल खाली स्किन के ऊपर में देखिएगा, तो आपको स्किन का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है ना। क्योंकि स्किन को कहा जाता है मिरर ऑफ योर बॉडी लाइफ, है ना। आपके जीवन का एक आईना है, यानी कि सही जैसा बात है। अंदर होगा वैसा ही बाहर होगा। तो जब तक आप अंदर के आईना को नहीं देखेंगे तो बाहर का अंदर के चीज को नहीं देखेंगे तो बाहर का चीज सही दिखलाई नहीं पड़ेगा। स्किन के जो ऊपर में जो कहते हैं ना कि चांद पर दूर से देखने से हम लोग को चांद बहुत ही अच्छा नजर आता है, लेकिन जब चांद के ऊपर में जाइएगा तो कितने उसके अंदर में पहाड़ी है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, जो कि आपने अभी नासा के कई एक फोटोग्राफ्स में आपने देखा होगा। वो प्लेन नहीं है, जितना स्मूथ नहीं है, और जितना आप चंदा मामा बोलते हैं वैसा नहीं है। उसका लाइफ वहां पर काफी ही अंदर का है। तो ये इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि इसका जो स्किन जो है, तो इसको उनको देखना हो तो स्किन को देखना तो छोड़ दीजिए, आप अंदर झांकिए, उसके अंदर क्या चल रहा है। अंदर को अगर झांकिएगा तो स्किन का अपने आप स्थिति पता चल जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है स्किन के ट्रीटमेंट करने के लिए। और मैं देखता हूँ कि जब तक कोई ट्रीटमेंट लोग सोचते हैं कि हम लोग इसमें इसको इससे हाँ, इसको देखने के लिए तरीका क्या है, तो मैं बता रहा था कि
हम लोग तीन बात को प्रैक्टिस में ध्यान में रखते हैं। एक लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटी। लोकेशन तो स्किन हो गया, ठीक है ना। यस सर, यस मॉडलिटी सर। तो उसका ये है, तो मॉडलिटी के माध्यम से देख। लेकिन सबसे उसके बीच का जो है लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटी, सेंसेशन बीच में आता है। सेंसेशन क्या होता है? सेंसेशन इंटरनल फीलिंग्स है, अंदर का, वो आप देख नहीं सकते हो, सेंसेशन को महसूस नहीं कर सकते हो, बाहर का आदमी नहीं, वो रोगी ही देखे बताएगा। अब इस सेंसेशन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको लोकेशन के भी पास में चले जाते हैं, और मॉडलिटी के में जैसे जैसा सेंसेशन होगा वह लोकल लोकेशन भी वैसे ही होगा। इस फॉर्मूला को आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि सेंसेशन जो है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब सेंसेशन दो तरह के हो जाते हैं, कई एक नजर आते हैं हम लोग को सेंसेशन देखने के लिए। एक आपका नेचुरल सेंसेशन है ना। नेचुरल माने कि जो आप, जिसमें बदलाव नहीं हुआ है। कुछ होते हैं लोग अपने आप जैसे अभ्यस्त हो जाते हैं जिंदगी जीते जीते, यूज टू और हो जाते अभ्यस्त हैं। हो जाने से उसका चेंज हो जाता है। तो हमको वो नहीं खोजना है, हमको अभ्यस्त नहीं देखना है, हमें उसके नेचुरल फेनोमेना को देखना है। तो इसको इसको भी मेजरमेंट करने के लिए काफी अच्छे तरीके हैं। आप उसके उसे बात बात करें, आप उसके सपनों के विषय में पूछें, उसके भय के विषय में पूछें, और सपना और अगर भय और आपके टोटलिटी से मैच करने लगता है तो उससे बढ़िया तो सिमिलिमम आपको नहीं होगा, क्योंकि वो जो है तो टोटल इंटरनल डिजॉर्डर्स को आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए होम्योपैथी के लिए बहुत ही कठिन नहीं है। होम्योपैथी के लिए कठिन यही है कि आप कितना रोगी के साथ में समय व्यतीत करते हैं। रोगी के साथ में समय व्यतीत करने का मतलब ये होता है कि कितना आप रोगी के ऊपर में ध्यान देते हैं, कितने उसको समझने का, परसीव करने का कोशिश करते हैं। परसीविंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहा गया। हम रोगी देखते नहीं है, हम परसीव करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। परसीव करने का मतलब हो गया हम लोग उसको कितना आत्मसात करते हैं। और आत्मसात अगर आप करना सीख गए, परसीव करना सीख गए, इट इज ए प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस। मेडिटेशन का एक प्रोसेस है ये। आप रोगी के साथ में मेडिटेशन करना सीख गए, उसके पर ध्यान देना सीख गए, तो आपको आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है, देखने की कला है, वह आपका बहुत ही बढ़ जाएगा। ये प्रयास करने का चीज है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है। धीरे धीरे, हाँ, लगातार करते रहने से आपका ये होता है। थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा प्रयास, ये अगर आप करते रहें तो लंबे समय में आप पाएंगे कि ये बहुत ही सरल मेथड है, और दवा इतना नजदीक आता है। आप लोग कहते हैं कि रिपोर्टरी करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? वही सल्फर मिलता है, वही नक्स भूमिका मिलता है, वही पल्सेटला मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए कि हम लोग और वह कभी काम भी नहीं करता है। सल्फर हमेशा काम भी नहीं करता है। पल्सनेट दवा चुन लिए, रिपोर्टराइज कर लिए, सिमिलीमम आ गया, और लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। तो काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे में तो जरूर है कि आपने सिमिलीमम नहीं पहुंचा। और सिमिलीमम तब पहुंचेगा जबकि आपको उसके सेंसेशन के पास में जाएंगे, टोटलिटी के पास में जाएंगे, उसके अंदर में जाएंगे, तभी जा करके आपको दिखलाई पड़ सकता है। तो इसलिए मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आप कितना भी ज्यादा हो, अपने आप को अध्ययन, रोगी के साथ में समय दीजिए। केस टेकिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। केस टेकिंग नहीं, हम लोग इसको कहना चाहिए केस दर्शन, है ना। केस टेकिंग को कहना चाहिए केस दर्शन। मैंने क्या, रोगी का दर्शन करना। और दर्शन का मतलब क्या होता है? जब मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करते हैं तो मूर्ति देखते हैं, लेकिन मूर्ति को दर्शन करते समय में आपके अंदर में क्या फीलिंग्स आता है, वो फीलिंग्स निकालना, आपको मैच करने का जरूरत होता है। तो अभिषेक जी, आपने स्किन डिजीज पर काफी अच्छा बताया है। आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। निशांत तक जी, आप सेशन को क्लोज करके डॉक्टर धनेश ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हैंड ओवर कर देंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक सर। ओवर टू धनेश सर।